जब मौन तुम्हें जकड़ ले, अधरों को तुम्हारे पकड़ ले। जब मौन तुम्हें जकड़ ले, अधरों को तुम्हारे पकड़ ले, स्तब्ध भले ही रहना तुम। जब मौन तुम्हें जकड़ ले, अधरों को तुम्हारे पकड़ ले, स्तब्ध भले ही रहना तुम। बस आंखों से सब कहना तुम, उन आंखों का इन आंखों से देख मैं सब कुछ पढ़ लूंगा। ये प्रेम की तार जो बंधी हुई है, बस उसको ना तुम खींचना। ये प्रेम की तार जो बंधी हुई है, बस उसको ना तुम खींचना। ये आंखें ना तुम भींचना। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत राय और आप मुझे नज़रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ अपने नज़रिए हैं जो अभी आपके सामने पेश करूंगा। तो पहले एक कविता पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। कई बार राइटर्स के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, पहली मर्तबा जब वो कई बार लिखने की कोशिश करता है लेकिन वो लिख नहीं पाता। जैसे कि प्रदीप भाई ने कहा था कि राइटर्स ब्लॉक की कुछ बात कही थी। एक वो स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होती है कि जब वो लिख देता है लेकिन शेयर नहीं कर पाता। उसको लगता है कि ना जाने पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं समझेगा। तो तब मैंने कुछ लिखा था कि मैं ऐसा क्या लिख दूँ, मैं ऐसा क्या लिख दूँ जो मेरे अस्तित्व के होने का प्रमाण बन सके। मैं ऐसा क्या लिख दूँ जो मेरे अस्तित्व के होने का प्रमाण बन सके, दिन प्रतिदिन जूझते डगमगाते मेरे जीवन की व्यथा को कह सके। मैं ऐसा क्या लिख दूँ जो मेरे अस्तित्व के होने का प्रमाण बन सके, दिन प्रतिदिन जूझते डगमगाते मेरे जीवन की व्यथा को कह सके। ऐसा क्या लिख दूँ कि बिन पूछे बिन कहे मेरे शब्दों की चीत्कार सुनाई दे सके, खोखले होते हुए शरीर में शेष बचे विचारों को कह सके। क्या मैं जिंदगी के अभाव को लिख दूँ? क्या मैं जिंदगी के अभाव को लिख दूं, या लहरों समान उमड़ते विचारों के बहाव को लिख दूं? क्या वो सब लिख दूं जो अब तक मैंने सहा है? क्या वो सब लिख दूं जो अब तक मैंने सहा है, जो भीतर ही रखा है, कुछ भी नहीं कहा है? पहले पृष्ठ पर लिख दूं या फिर अंतिम पर? पहले पृष्ठ पर लिख दूं या फिर अंतिम पर? और बीच के पन्नों को खाली रहने दूं जैसे मेरा खुद का अपना जीवन। शिशु ना सही पर ये जो मेरे भीतर ख्वाबों विचारों का जत्था पल रहा है, क्या कैसे कहूँ अंतर मन में क्या क्या चल रहा है। शिशु ना सही पर ये जो भीतर ख्वाबों विचारों का जत्था पल रहा है, क्या कैसे कहूँ अंतर मन में क्या क्या चल रहा है। अगर लिख भी दूँ तो कहीं मेरे शब्द नीलाम ना हो जाए। अगर लिख भी दूँ तो कहीं मेरे शब्द नीलाम ना हो जाए, और ना लिख पाऊँ तो कहीं मेरी कलम बांझ ना हो जाए। भीतर भभकती ज्वालों को लिख दूँ या तपते हुए सारे सवालों को लिख दूँ? मर्द जाति के होने की उत्कृष्टता को लिख दूं या कुंठित समाज से कुचली हुई औरत की विवशता को लिख दूं? चलो लिख देता हूं, पर अभी ने पढ़ेगा भी कौन? पढ़कर सब दोषी निकालेंगे मुझ में, साथ मेरे इनसे लड़ेगा कौन? अपने काव्य के अर्थ को लिख दूं या मनोदशा के बनते बिगड़ते भावार्थ को लिख दूं? मैं ऐसा क्या लिख दूं जो मेरे अस्तित्व के होने का प्रमाण बन सके, दिन प्रतिदिन जूझते डगमगाते मेरे जीवन की व्यथा को कह सके। शुक्रिया। और दूसरी एक और कविता है, ये किसी के लिए है, स्पेशल कह सकते हैं आप, कि वो जब मन ही मन भटकती है तो चांद को ही तकती है। वो जब मन ही मन भटकती है तो चांद को ही तकती है। वो आसमां के नीचे बैठ ख्यालों में अटकती है। वो जब मन ही मन भटकती है तो चांद को ही तकती है। वो आसमां के नीचे बैठ ख्यालों में अटकती है। अटकती है वो खुद से ही कि क्यों सबको खटकती है। अटकती है वो खुद से ही कि क्यों सबको खटकती है। दुखों को अपने छिपाकर सबके संग चहकती है। सब ठीक चले, सब सुखी रहे, हर क्षण प्राप्त वो करती है। सबकी उम्मीदों के बोझ तले अक्सर ही वो दबती है। वो हंसती और हंसाती है, संगीत पर मटकती है। वो हंसती और हंसाती है, संगीत पर मटकती है। गमों का घूंट पीकर वो एकांत में बिलखती है। उसने कहा था कि उसे बारिशें बहुत पसंद है। गमों का घूंट पीकर वो एकांत में बिलखती है बारिशें पसंद उसे, सो बादलों को तकती है बारिशें पसंद उसे, सो बादलों को तकती है, पर बादलों के संग संग आंखें उसकी बरसती है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब कुछ सोच नहीं पाता तो वो औरत के पास जाता है, ये पूछता है कि मैं क्या करूं, मुझे राह दिखाओ। कि अंधेरे रास्तों में जैसे रोशनी उभरती है, पहाड़ सी निडर है वो, नीलम सी वो निखरती है। बस एक छल कपट पसंद नहीं, सो झूठ से वो डरती है। एक दिन के मात्र सुख को वो हमेशा ही तरसती है। और ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में जो हमारी नदियां हैं बहुत ही पवित्र है। पर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि किनारे घाट बैठी थी, नदी में पुष्प उड़ेली थी। किनारे घाट बैठी थी, नदी में पुष्प उड़ेली थी। नदी से बातें करती वो, धाराओं से है खेलती, फिर पाँव डुबो नदी में अपने, नदी पवित्र कर जाती है।
नदियां पवित्र क्यों हैं? क्योंकि पांव डुबो नदी में अपने, नदी पवित्र कर जाती है। एक लड़की है बिल्कुल ऐसी ही जो याद बहुत ही आती है। एक लड़की है बिल्कुल ऐसी ही जो याद बहुत ही आती है कि हीरे के जैसे आंखें उसकी, कि हीरे के जैसे आंखें उसकी चमकती है, और केश जैसी हो लता हवा सी वो थिरकती है। पशुओं से है स्नेह उसे, प्रकृति को समझती है, स्वभाव से वो देवी जैसी, स्वभाव से वो देवी जैसी, कि जैसी बिल्कुल लक्ष्मी है, कि जैसे देवलोक से आई है। हाँ, माना कि वो देवी नहीं है पर देवी की ही परछाई है। और एक आदमी उस स्त्री के लिए क्या क्या कर सकता है कि हाँ, पाँव भी छुए हैं मैंने, प्रार्थनाएं भी की हैं मैंने, हाँ पाँव भी छुए हैं मैंने, प्रार्थनाएं भी की हैं मैंने, और उसके सुख के लिए त्याग भी किया है मैंने, पर स्त्रियों से भरे संसार में ना अब कोई मुझे सुहाती है। एक लड़की है बिल्कुल ऐसी ही जो याद बहुत ही आती है। अभी किसी ने बात कही थी कुरुक्षेत्र की, राइट, हस्तिनापुर की। तो कुरुक्षेत्र, जैसे कि आपको पता होगा कि महाभारत का एक युद्ध भी हुआ था। फिलहाल हमारे अभी भी देश में महाभारत की स्थिति बनी हुई है। और अब यहाँ पर जो महाभारत में एक राजा थे, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जी, वो अंधे थे, लेकिन यहाँ पर जनता अंधी हुई पड़ी है वर्तमान समय में। तो मैं कविता पढ़ना चाहूँगा जनता के लिए, कि आप मेरे साथ जो इसकी आखिरी लाइन है उसको दोहरा सकते चाहें तो, कि जनता यहाँ धृतराष्ट्र है, अंधी है, यानी कि जनता यहाँ धृतराष्ट्र है, ना अंधी है विश्वास है, हिंदू मुस्लिम है भ्राता बंधु, ये व्यंग है उपहास है। हमें कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सिख ईसाई सब भाई भाई, बट ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। जनता यहाँ धृतराष्ट्र है, ना अंधी है विश्वास है, हिंदू मुस्लिम है भ्राता बंधु, ये व्यंग है उपहास है। सुख में है सब जनमानस, भर पेट पड़ा है जनमानस, मुझे पूर्ण यह विश्वास है, ये व्यंग है उपहास है। लज्जित नहीं हुई मानवता, हरण नहीं हुई मानवता, ऐसा मुझे आभास है, ये व्यंग है उपहास है। रावण का बुरा हुआ हाश्र है, हालांकि इस वर्ष तो रावण फूट नहीं पाए, पिघल गए, वो मेल्ट हो गए पानी से। कहते हैं कि रावण का बुरा हुआ हाश्र है, राम लौटे हैं घर को अब, समाप्त हुआ वनवास है, ये व्यंग है उपहास है। सुख में देश समूचा यहाँ, दलित भी है ऊंचा यहाँ, सुख में देश समूचा यहाँ, दलित भी है ऊंचा यहाँ, दंभ का विनाश है, ये व्यंग है उपहास है। प्रकृति है प्रसन्न हमसे, धरती है संपन्न हमसे, प्रकृति है प्रसन्न हमसे, धरती है संपन्न हमसे, खुशहाली हर आंगन में वास है, ये व्यंग है उपहास है। और सब डाल हरा अब पत्ता है, सब डाल हरा अब पत्ता है, सुधर गई अब सत्ता है, चोर उचक्के नेता का ना देश में कोई वास है, ये व्यंग है उपहास है, ये व्यंग है उपहास है। और एक मैं गजल पढ़ना चाहूंगा, माफ कीजिएगा वक्त थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कि पागल सी वो लड़की ना जाने क्या सोचती थी, पागल सी वो लड़की ना जाने क्या सोचती थी, मेरे हाथों की लकीरों में वो खुद को खोजती थी। पागल सी वो लड़की न जाने क्या सोचती थी, मेरे हाथों की लकीरों में वो खुद को खोजती थी। और क्या बताऊं उसका गुस्सा कितना हसीन था, गैर के संग देख जब चुपके से मेरी बाजू नोचती थी, उसके आंसुओं से मेरा चेहरा भीग जाता था, उसके आंसुओं से मेरा चेहरा भीग जाता था, आंसू उसके बहते थे, चेहरा मेरा पोंछती थी। और वस्ल की रातों के क्या ही किस्से बताऊं तुम्हें, वस्ल की रातों के क्या ही किस्से बताऊं तुम्हें, नाखून उसके लंबे होते थे, पीठ मेरी खरोचती थी। और बिछड़ना तो उसे भी इस हद तक नापसंद था, बिछड़ना तो उसे भी इस हद तक नापसंद था कि गाड़ी उसकी छूटती थी, जाने से मुझको रोकती थी। खैर, सुना है उसने किसी और के संग घर बसा लिया, सुना है उसने किसी और के संग घर बसा लिया। हेमंत, ये कैसी मोहब्बत थी उसकी, ये कैसी दोस्ती थी, ये कैसी मोहब्बत थी उसकी, ये कैसी दोस्ती थी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।